जय श्री राम दोस्तों आज आए हैं हम बीके अस्पताल, जिसका नाम बदलकर अब जिला नागरिक अस्पताल कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये जो रेफर मुक्त फरीदाबाद। आइए इनसे जानकारी लेते हैं ये सब क्या है और ये सब क्यों बैठे हैं यहाँ पर। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब क्या है ये रेफर मुक्त फरीदाबाद, इसके बारे में हमारी जो क्षेत्र की जनता है ये सारी जानना चाहती है कि यहाँ पर ये क्यों बैठे हुए हैं। हमें यहाँ पे बैठे हुए 272 दिन हो गए हैं। और रेफर मुक्त का मतलब है कि सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले हर व्यक्ति को। हाँ जी। हर तरह की जांच यहाँ हो और दिल्ली रेफर बंद किया जाए। ठीक है ना। और उसमें कई सारे स्टेप्स थे, जैसे एक ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, जो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है समय पे इलाज ना मिलने की वजह से, वो ना हो हमारे यहाँ। जैसे कि पलवल होटल बल्लभगढ़ उधर एक्सीडेंट होता है, उधर से बीके भेजा जाता है सिविल अस्पताल जो है, फिर यहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। ठीक है। वो पहला कीमती घंटा होता है वो इसी रेफर के खेल में बीत जाता है। ठीक, सही कह रहे हैं। या तो आपके पास फिर दूसरा रास्ता ये होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं इलाज कराने के लिए। वो आज इलाज इतना महंगा कि आम आदमी को अपना घर बेचना पड़ता है, जमीन जायदाद बेचनी पड़ती है, मोटे मोटे सूटे पैसा ला के इंसान को अपनी जान बचाने के लिए यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इन्हीं सब चीजों से निजात दिलाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी, 2022 में शुरू की थी पहले हमने। ठीक है। उसमें सिग्नेचर कैंपेन हमने शुरू करा के सीएम साहब खट्टर साहब थे उस समय, उनको दिया कि हमारे शहर में ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए। जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, जैसे गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक बात, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इस तरीके से तमाम कैडर नहीं है। कैंसर का इलाज हिंदुस्तान के किसी सिविल अस्पताल में नहीं होता। जबकि आप देखेंगे हमारा जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का एरिया है, इसमें कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जिसकी वजह से कई परिवार जो है बर्बाद हो गए, कईयों को पलायन करना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यतीम हो गए। ये बहुत सारी आप यहाँ देखेंगे परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है यहाँ पे। और कोविड के समय भी आपने देखा कि हम कहाँ खड़े होते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर, जबकि आपको जान के हैरानी होगी कि हरियाणा में जनसंख्या के अंदर सबसे जो घनत्व ज्यादा है फरीदाबाद लोकसभा में, और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हरियाणा में पहले अव्वल नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे होंगे। जिस जिले ने हरियाणा को खड़ा किया, आज वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप जाके देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक जो जांच है वो नहीं होती यहाँ पे। सही बात। पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख लीजिए कई जगह लोगों ने खुद के पैसे से डोनेट करके अल्ट्रासाउंड की मशीन जो थी, जैसे खेड़ी सीएचसी हमारी, पर आज तक उसका रेफर नहीं उतर पाया क्योंकि चलाने के लिए मैन पावर नहीं। बच्चों के लिए यहाँ पे आईसीयू बनाया गया, उसको चलाने के लिए डॉक्टर्स नहीं है। इतनी जद्दोजहद के बाद कुछ सरकार ने हमारी मांगों के ऊपर जो है स्वीकृति जताई। नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने इस पिछले बजट में कई चीजें बोली कि हर सिविल अस्पताल में कैंसर का इलाज किया जाएगा, 10 बेड का डे केयर बनाया जाएगा, आईसीयू फंक्शनल किए जाएंगे, और जितने नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए जिले हैं उनके सिविल अस्पतालों में ट्रॉमा केयर और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। और बने नहीं अभी तक कुछ। अभी तक देखिए जमीन पे नहीं हुआ। ये पिछले बजट का प्रपोजल था, उसमें से 270 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार को दिया गया था कि आप अपने यहाँ ट्रॉमा फैसिलिटी डेवलप करें। फिर इन्होंने बताया कि 14 जिलों में हम ट्रॉमा केयर बना रहे हैं, जिसमें फरीदाबाद का नाम भी था। 10 बेड के ट्रॉमा केयर की घोषणा की गई। फिर हमने दोबारा मांग पत्र सीएम साहब को दिया, दोबारा मंत्रियों को दिया कि भाई 26 लाख की आबादी तो सिर्फ फरीदाबाद जिले की होगी, है ना, इसमें 10 बेड का आप ट्रॉमा केयर बनाएंगे तो उसके मुंह में जीरा होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो भ्रष्टाचार कोई दोबारा पैदा करेगा और बढ़ाएगा। जो पैसा देगा उसकी जान बचेगी, जो नहीं देगा वो बेचारा स्टेचर पे दम तोड़ देगा। तो अब दोस्तों एक बात तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। आप अगर समर्थन करेंगे तो ये हमारे साथ खड़े हैं। आपका ही अगर समर्थन नहीं होगा तो ये अकेले क्या कर लेंगे। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है, जब हम सारा क्षेत्र के सभी लोग इनके साथ खड़े रहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है सरकारी महकमे के अंदर। तो दोस्तों इनका साथ दें आप ज़्यादा से ज़्यादा और सुने और इनकी बातें। देखिए अब कुछ चीज़ें जैसे अब अल्ट्रासाउंड की इन्होंने परसों
घोषणा की, जब हमने दोबारा लेटर दिया, दोबारा पत्राचार किया, तो यहाँ पे अब घोषणा की गई कि बीके के अंदर 7 दिन अल्ट्रासाउंड किए जाए। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा। तो पीछे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो डिप्टी स्पीकर ऑफ हरियाणा मिड्डा जी जो है, पहले हम उनके घर भी गए थे, वहाँ भी मांग पत्र दिया। जब वो फरीदाबाद और विविष्का दिवस 14 को मनाया गया था अगस्त को, तो उससे पहले हमने उनसे मुलाकात की, दोबारा लेटर दिया, तो उन्होंने सीएम साहब को दिया। सीएम साहब ने सख्त आदेश दिए थे कि ये व्यक्ति इतने दिनों से क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि क्या समस्या है, उनको तुरंत इस प्रभाव से पे काम किया जाए। परंतु 2 दिन बाद नगर निगम वालों ने आके हमारे पे जो हमारा टेंट था वो भी तोड़ दिया। प्रशासन साथ नहीं दे रहा, इससे ये कहते हैं? नहीं, प्रशासन किसके दबाव में आया, नगर निगम प्रशासन, ये तो नहीं कह सकते। परंतु जब सीएम साहब भी हमारी मांग से सहमत थे, केंद्रीय मंत्री ने कई बार बोला, और स्थानीय विधायक जो NIT 86 हैं, इन्होंने भी सत्र में उठाया, बजट सत्र में भी उठाया, अब जो मानसून सत्र आया उसमें भी उठाया। और आरती राव जी लगातार घोषणाएं करती रही हैं नई नई, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो बाकी डिमांड्स है, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अभाव है यहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह से रेफर करना, यहाँ के जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है वो MBBS में होते हैं, तो उनकी मजबूरी हो जाती है रेफर करना, है ना। और पीछे हमने 13 दिन की यहाँ भूख हड़ताल रखी। उससे पहले हमने मशाल यात्राएं 8 जगह निकाली फरीदाबाद के अलग अलग एरिया में, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ा सके। 3 बार हमने यहाँ मुंडन भी कराया। 50 दिन हमारे साथियों ने क्रमिक भूख हड़ताल भी रखी। आप तो बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद SDM साहब आए, PMO CMO आए, हमारी भूख हड़ताल खत्म करवाई। फिर हमने उनको जाके अंदर की दुर्दशा बताई कि देखिए इमरजेंसी के जो एरिया है उसके अंदर DC शॉक मशीन तक नहीं है ना। वो जैसे जिसका हृदय गति रुक जाती है उसको रिवाइव करने के काम आती है। बेसिक चीजें हमारे पास नहीं है, मॉनिटर्स हमारे खराब पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन फ्लो मीटर टूटे पड़े हैं, है ना। और करोड़ों रुपए की मशीनें मेंटेनेंस के अभाव में यहाँ जंग खा रही है। जैसे हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, 1000 पर लीटर पर मिनट की उसकी कैपेसिटी है, पूरे अस्पताल को वो चला सकता है और उसकी जो है जरूरतें पूरी कर सकता है। वो खराब पड़ा हुआ है 1.5 साल से, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, है ना। इसी तरीके से एक एक्सरे मशीन थी, जब यशपाल यादव जी यहाँ DC थे, तब हमने बहुत प्रयास किया था। उनको बार बार जाके हम बोलते थे एक्सरे मशीनें खराब हो जाती हैं यहाँ पे, जो पुरानी थी वो बहुत मैनुअल थी, वो खराब हो जाती थी। तो 80 लाख रुपए की लागत से सैमसंग कंपनी की डिजिटल एक्सरे मशीन मूवी बनाई, वो भी पिछले 1.5 साल से खराब पड़ी। एक्सरे के नाम पे यहाँ मरीजों को बाहर जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड के नाम पे बाहर जाना पड़ता है, और बाकी हम इससे ये जब छोटी चीजें अवेलेबल ना हो तो ट्रोमा सेंटर और ट्रोमा केयर की क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सही बात, सही बात। तो हमारा संघर्ष जारी है जब तक हमारे शहर को A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर नहीं मिलता। दूसरी तरफ आप देखेंगे बल्लभगढ़ के पार की आप स्थिति देखिए। बल्लभगढ़ में अपना 10 बेड का वहाँ पे रेफरल यूनिट है एम्स का। जब से हम धरने बैठे उसके बाद घोषणा हुई कि वहाँ 50 बेड के वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। कुछ CHC हैं, जैसे आपका खेड़ी है, और 56 सेक्टर जो है वहाँ एक नई CHC बनाई जाएगी 50 बेड की। 7 सेक्टर में 50 बेड की बनाई जाएगी, इसमें डिलीवरी वगैरह हुआ करेंगी, है ना। 3 सेक्टर का जो हमारी CHC है उसको अपग्रेड किया जाएगा, उसमें निकू की व्यवस्था की गई है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं जो कम वेट के होते हैं, या तो एक वार्मर में जो रखा जाता है, तो उसकी व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं। और झांसा मेडिकल कॉलेज जिसको 2020 में टेक ओवर किया था, पहले वो गोल्डफील्ड के नाम से था, सरकार ने टेक ओवर किया, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के नाम से हुआ। 460 बेड का अस्पताल है, 360 बेड पे ऑक्सीजन है, 50 वेंटिलेटर है ना, और 534 कर्मचारी है, और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने सैलरी जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं थी। पहले हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन 2023 में किया, उस कॉलेज के आगे किया, 23 या 24 का ध्यान नहीं है, इसके बीच में था। तब उन्होंने वहाँ इमरजेंसी वार्ड शुरू किया, OPD शुरू की गई वहाँ पे। यहाँ धरने पे बैठने के बाद देखिए हम 4 दिसंबर 2024 से यहाँ धरने पे बैठे हुए अनिश्चितकालीन। हमारे यहाँ बैठने के बाद वहाँ जनरल IPD शुरू की गई, यानी आम जो उल्टी दस्त इस तरीके के पेशेंट आते हैं उनको एडमिट करना शुरू किया। पर OT और ICU आज भी फंक्शनल नहीं है। यानी 460 बेड का अस्पताल है, उसका लाभ जनता को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वहाँ 85 डॉक्टर के पद और सिर्फ 35 भरे हुए हैं, जबकि चौथे बैच का एडमिशन होने वाला मेडिकल कॉलेज। हम सरकार से बार बार यही कहते रहे हैं कि उसको रोहतक PGI की तर्ज पे आप अपग्रेड करें, ताकि फरीदाबाद के नागरिक को दिल्ली की मुंह नहीं देखना पड़े, उस पर डिपेंड ना रहना पड़े। वो नेशनल हाईवे के साथ है,
हमारे फरीदाबाद शहर से काफी सारे नेशनल हाईवे गुजरते हैं, औद्योगिक नगरी भी है ना। और क्राइम आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के पास कितना बढ़ता जा रहा है, कोई एक दूसरे को कुल्हाड़ी से मार रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई छत से गिर जाता है। यहाँ छोटी छोटी चीजों के अंदर लोगों की जान चली जाती है, जबकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। ट्रॉमा सेंटर चाहिए इसलिए बिल्कुल 100%। जब तक ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, ये मौत का तांडव नहीं रुकेगा। कितना टाइम हो गया भाई साहब आपको यहाँ बैठे हुए? बता दी मैंने आपको 4 दिसंबर 2024 से बैठे हुए हैं, 272 दिन हो चुके हैं, यानी 10वां महीना चल रहा है। 10 महीने बात है जो आप अपने परिवार को छोड़ करके ये मिट्टी में सो रहे हैं सर, बारिश में यहीं है, आंधी तूफान यहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, बारिश में भीग रहे हो आप। पहले टेंट था, वो टेंट भी बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से। तो देखिए हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास जो हमें ईश्वर ने शक्ति दी है, ताकत दी, हम कर रहे हैं। और सरकार भी कई चीजों पे काम कर रही है, परंतु जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि हमारे शहर में ए ग्रेड का ट्रॉमा सेंटर बन पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारे शहर में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिखें। पहले थोड़ा सा ट्रॉमा सेंटर के बारे में बता दीजिए। आम आदमी को ट्रॉमा सेंटर के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या मांग रहे हैं ये, ऐसी कोई हम अपने लिए चीज नहीं मांग रहे, हमें उससे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। ट्रॉमा सेंटर आप बता दें, आपको एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर एक ही छत के नीचे सीटी, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और ओटी 24 घंटे कंटिन्यू चलती है। वहाँ सुपर स्पेशलिस्ट और सर्जनों का पूरी टीम होती है। कोई भी एक्सीडेंट में घायल या बुरी तरीके से घायल व्यक्ति जो होता है, किसी भी तरीके से, चाहे गोली लग जाए, चाहे छत से गिर जाए, चाहे आपसी लड़ाई झगड़े में हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जान बचाने के लिए सबसे कारगर जो यूनिट होती है वो ट्रॉमा सेंटर होती है। जिस ग्रेड का हम ट्रॉमा सेंटर कह रहे हैं सरकार से, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप होना जरूरी है। जो बीके में बनेगा वो ट्रॉमा केयर की यूनिट में आता है ना। तो आपको समझना भी चाहिए कि हमने क्या सरकार से मांगा, सरकार ने हमें क्या दिया और हम क्यों लड़ रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसलिए हमसे कहते हैं और आपस में बात करते हैं, यार सरकार तो ट्रॉमा सेंटर बना रही है फिर भी बैठे हुए हैं। अरे ये ट्रॉमा सेंटर नहीं है, वो ट्रॉमा केयर है। ट्रॉमा केयर, ट्रॉमा सेंटर चाहिए हमें, ए ग्रेड का चाहिए, ताकि यहाँ एक्सीडेंट में जो आप देखते हैं ऐसे में काल का ग्रास हो जाते हैं। और दूसरा जो प्राइवेट अस्पताल में जाने की मजबूरी बना दी है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं मिलती नहीं है। अब इंसान ये सोचता है कि भैया मेरा घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, पर कम से कम पहले जान बच जाए। इन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, कोई बच्चे यतीम ना हो, किसी माँ की कोख ना उजड़े, संसाधन के अभाव में। जी तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो जिससे कि हमारे लिए नहीं, हमारे इन भाइयों के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप सभी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आप देखिए ना, मेरे बीवी, मैं आपको बता दूं ना, मेरे बीवी है ना बच्चे हैं, ना मुझे किसी को नौकरी लगानी है, ना मुझे किसी चीज का लोभ है, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने काफी लंबे समय से सड़कों से अपना घर बार सारा छोड़ के और हम सब के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी में, बारिश में, धूप में, और उसके बाद भी अगर हम इनका सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक अलग बात कहलाई जाएगी। तो दोस्तों इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, पूरा फरीदाबाद सपोर्ट करो। फरीदाबाद में जो भी बाहर के लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं उनके लिए भी तो ये ट्रॉमा सेंटर है और सभी के लिए है। और एक बात बता दूं, ये अगर ट्रॉमा सेंटर बनता है तो पूरे लोकसभा क्षेत्र को फायदा होगा, क्योंकि आपको बता दें सरकार के नियम के अनुसार 60 किलोमीटर के दायरे में ट्रॉमा सेंटर बनता है, 50 किलोमीटर के दायरे से बाहर नहीं बन सकता है ना। तो हम अगर छायसा में बनता है, पलवल, होडल, हसनपुर और फरीदाबाद अनाटी, सारे क्षेत्र को वो कवर करेगा, है ना। तो 45 लाख से ज्यादा की आबादी को लाभ मिलेगा। और जिस हम एक और आपको बता दें, हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र में टीबी के पेशेंट के लिए कोई अलग से यूनिट नहीं है, है ना। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था सन 2028 तक हम देश से टीबी को बाहर कर देंगे। जबकि होता क्या, पलवल, होडल, हसनपुर हो, चाहे बीके हो, बल्लभगढ़ हो, टीबी के पेशेंट को जरा सी परेशानी होती है उसको दिल्ली भगा दिया जाता है। ये टीबी नहीं भगा रहे हैं, पेशेंट भगा रहे हैं, टीबी को नहीं भगा रहे। तो उसके ऊपर भी बात हमारी हुई। अब देखिए अगर टीबी यूनिट बन जाएगी तो पूरे लोकसभा क्षेत्र के 45 लाख में से आप लगा लीजिए 10,000 से ज्यादा मरीज जो रजिस्टर्ड फरीदाबाद में ही है सिर्फ, ठीक बात, जिनका इलाज सरकारी संस्थानों से चलता है। ठीक बात। पलवल, होडल, हसनपुर की बात कर ले तो हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा,
है ना, हजारों परिवार हर साल बर्बाद होने से बचेंगे, कीमती जानें बचेंगी। तो ये जान बचाने की लड़ाई है। इसमें किसी तरीका का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, चाहे बीजेपी वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों। हम तो सभी से ही कहते हैं कि भैया कोई भी अगर बीके जाता है, सरकारी संस्थान में जाता है, तो उसको इलाज के नाम पे रेफर ही मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का। ये तो सभी तो ये धर्मों के लिए पार्टी की भैया। बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो किसी कोई जाति पार्टी से धर्म की मतलब बात कोई नहीं जाति धर्म की है, कोई जान बात नहीं। बचाने की लड़ाई यहाँ है। तो जान बचाने की लड़ाई है। हमारे भाई जो कर रहे हैं ये काम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम है। आ जाओ सलीम भाई। इनका हमें पूरा सहयोग करना चाहिए, पूरा इनका साथ देना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा फैलाओ कि ये हमारे देश के कोने कोने में पहुंच जाए और हमारी ये बात सुनी जाए, ये बात हमारी प्रधानमंत्री मोदी तक जाए कि जो यहाँ पर भाई साहब आज इतनी मेहनत करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, अभी मौसम खराब हो रहा है, बरसात आने वाली है, बताइए इनके लिए ऊपर कोई टेंट भी नहीं है। अच्छा भाई साहब आपका खाने का क्या चलता है यहाँ पर, ये बताओ। खाने का तो यही छोले कुलचे जो भी आस पड़ोस में मिल जाता है वही खाते हैं। खाने की कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है? खाने की सुविधा यहाँ कहाँ से होगी सर, घर थोड़ी है, तो सड़क पे बैठे हुए हैं और 24 घंटे यहीं रहते हैं, रात को भी मैं यहीं सोता हूँ। अच्छा हाँ 24 घंटे यहीं। चलिए ठीक है भाई साहब, जनता पूरा सपोर्ट करेगी आपको और ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए है। जनता जागरूक हो और अपने हक के लिए खड़ा होना सीखे और बगैर लड़े कुछ नहीं मिलता। अगर सरकार आज इतना काम कर रही है उसके पीछे हमारे बरसों का संघर्ष है। सही बात। अगर आप लोग हमारा साथ खड़े होते ना, हमें 272 दिन नहीं खड़े होना पड़ता, यहाँ बैठना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इनको संपूर्ण समर्थन करो, इनसे आके मिलो यहाँ पर, इनका देखो यहाँ पर ये कैसे मतलब ये यहाँ पे अपना समय काट रहे हैं, किसके लिए, हम सब लोगों के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा, जय श्री राम। जय श्री राम।